फॉलो कर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी चुनावी माहौल खत्म हुआ है और एसएससी ने माहौल बना दिया है 17,727 वैकेंसियों का सौगात देके आपको। एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये बेसिकली जो एग्जाम होता है ये उन बच्चों के लिए एग्जाम होता है जो या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन के अभी फाइनल ईयर में है। बेसिकली एसएससी सीजीएल ने इस बार इतनी वैकेंसी, ये पहली बार इतनी वैकेंसी इन्होंने दी है, 17,727 वैकेंसी। ठीक है, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो हम आपको पूरा डिटेल में ये बताऊंगा कि ये वैकेंसी में क्या क्या नया है, क्या क्या पुराना है, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जाएगी। बेसिकली जो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है वो बेसिकली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए एग्जाम होता है। यहां पर जो भी एग्जाम होगा ये ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। बेसिकली यहां पर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। यूपीएससी के बाद जो एग्जाम एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी के जस्ट बाद सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है सेंट्रल लेवल का, तो इसको हम एक मिनी आईएएस भी बोल सकते हैं। बेसिकली एसएससी सीजीएल में जो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भर्तियां होती है जिसमें 4600 पे ग्रेड की हमें इसमें भर्ती मिलती है, जैसे कि इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन एक्साइज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इन एएसओ एमईए आदि। हम आपको इसी के बारे में आज सब कुछ बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे मैं चलता हूं। इसमें जो पहली स्लाइड है आप लोगों के सामने वो है इसका नोटिस। इसका जो नोटिस निकला था, इसका जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो नोटिस निकला था वो निकला था 24 जून 2024 को। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 24/07/2004, मतलब 24 जुलाई को इसका आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, और वो कब? रात को 11 बजे तक। तो आप इसका वेट ना करें कि 24 को ही हमें फॉर्म भरना है, आप इसका फॉर्म जितना जल्दी उतना जल्दी भरें, नहीं तो सर्वर डाउन होके चांस रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की पेमेंट की वो है 25/07, मतलब 25 जुलाई रात को 11 बजे तक। ठीक है भाई, यहां पर इसके बाद इसने एक और यहां पर इंफॉर्मेशन दी है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। आप इस फॉर्म को सही करने की एसएससी ने एक रियायत दी है कि 15 दिन के बाद, पूरा फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद अगर कुछ फॉर्म में त्रुटि है तो आप 10 तारीख को और 11 तारीख को विंडो खुलेगी अगस्त में, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का कोई फादर्स नेम गलत भर जाता है या कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो 2 दिन आपको विंडो मिलेगी, 10 तारीख और 11 तारीख को अगस्त को रात को 11 बजे तक, तो इसको आप यहां से करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एसएससी ने जो यहां पर दिया है टेंटेटिव शेड्यूल दिया है टीयर 1 और टीयर 2 का। यहां पर 2 एग्जाम होते हैं एसएससी के, एक तो प्री और एक मेंस। तो यहां पर इन्होंने जो टीयर 1 है, जो प्री एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इन्होंने टेंटेटिव डेट वो दी है सितंबर और अक्टूबर 2024। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसएससी है वो एग्जाम लास्ट सितंबर में ये एग्जाम आपका ले लेगा। ठीक है, और जो इन्होंने टीयर 2 की बात की है, जो मेंस का एग्जाम होगा, सब कुछ यही होता है। टीयर 1 तो क्वालिफाइंग होता है, पूरा खेल इसी का ही होता है। जो टीयर 2 इन्होंने एग्जाम दिया है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है दिसंबर 2024। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिसंबर के ये फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर एसएससी सीजीएल 2024 वैकेंसीज, हम इसकी बात करते हैं। यहां पर जो एसएससी जो एग्जाम लेता है वो टोटल यहां पर 28 डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम लेता है। 28 डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम लेता है। मैंने आपको ये पूरा यहां पर ब्यौरा दिया है, वो कौन कौन सी यहां पर पोस्ट है। पहली पोस्ट यहां पर एएसओ इन सीएसएस, इनकम टैक्स, टीए, पीए, सीएजी ऑडिटर, डबल एओ, जेएसओ, नारकोटिक्स एसआई, ठीक है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएजी इंस्पेक्टर आदि, पूरा 28 यहां पर ये पोस्ट के लिए एग्जाम लेगा। ठीक है भाई, यहां पर अभी तक एसएससी ने ऐसा कुछ नहीं बताया नोटिफिकेशन में कि कितनी इतनी वैकेंसीज है, बट 30 मई
को एक आरटीआई लगी, उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो वैकेंसीज है कुछ का कुछ ब्यौरा मिला है। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा वैकेंसी दी है 2664। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहां पर इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर की है 2664। दूसरा यहां पर देखो सीजीए ऑडिटर की यहां पर है लगभग 1800 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। टीए की यहां पर लगभग 2300 वैकेंसी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसको भोकाली हम वो बोलते हैं यहां पर गांव की भाषा में, जो भोकाली यहां पर भोकाली पोस्ट होती है वो है इनकम टैक्स की। हर बच्चा जो चाहता है, जो गांव का बच्चा चाहता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनूं, उसकी यहां पर इन्होंने 411 पोस्ट लगभग दी है। एएसओ इन सीएसएस जिसकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट में, सबसे अच्छी हॉट पोस्ट मान जाती है, इसको 930 पोस्ट है। और जो एसएससी की जो सबसे हॉट पोस्ट होती है वो होती है एएसओ इन एमईए, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में होती है, उसकी यहां पर पोस्ट इन्होंने दी 120। अभी तक ये पूरी वेरीफाई नहीं है, ऐसे पूरी पोस्ट है। और ये पूरी पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी 17,727। और यहां पर एक स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मतलब ये है कि भाई ये भी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये पूरी वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी जो जा सकती है आपकी पूरी आगे मैक्सिमम आपकी 20,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब ये तो श्योर है कि 17,727 से ज्यादा वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके आगे हम चलते हैं, आगे जो इसमें अपने एप्लीकेशन में है, यहां पर देखो डिटेल ऑफ पोस्ट, यहां पर कौन कौन सी पोस्ट होगी उसके बारे में पूरा बताया गया है। यहां पर देखो पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पहली पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं एएसओ। ये सीएसएस में होता है, सिर्फ दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसकी एज लिमिट होगी 20 से 30 साल। ऐसे ही दूसरी जो पोस्ट होगी एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में, ये ग्रुप बी की होगी, इसकी एज होगी 18 से 30 साल। यहां पर तीसरी होगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी एएसओ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में होता है, ये भी ग्रुप बी की होगी, ऐसे 20 से 30 साल इनकी एज होगी। ये पूरा आपके पास ब्यौरा है। यहां पर देखो एक, यहां पर देखो पोस्ट देखो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ये 18 से 30 साल। यहां पर एक पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी, जिसको कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सीबीडीटी डिपार्टमेंट होता है। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, ये होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, बट ये ग्रुप सी में ही आया जाता है। ये 18 से 30 साल। जो आपके यहां पर ये जो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज बनता है वही पोस्ट आपकी इनकम टैक्स की होती है, बट ये ग्रुप सी में होता है और ये किस में होता है? ग्रुप बी में। ये इसमें जो है ये पे लेवल 1 है, जिसका कितना है? पे लेवल 7 है। यहां पर इनकी जो आपकी मोटा मोटी मैं बोलूं, यहां पर जो पे स्केल होता है वो होता है 75,000 से 80,000 रुपए इनको यहां पर मिलता है। इंस्पेक्टर की जो 4600 पे ग्रेड होता है उनकी सैलरी कितनी होती है? 75,000 से 80,000 के बीच में। इसके आगे चलते हैं, यहां पर देखो अगली 11वीं पोस्ट कौन से? इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, इसकी भी यहां पर कितना होगा? 18 से 30 साल। अगला हम चलते हैं यहां पर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये होता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट होती है, ये भी ग्रुप बी मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, 18 से 30 साल। ठीक है, यहां पर ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहां पर दूसरा लेवल आ गया पे लेवल 6। इस पे लेवल 6 में क्या होता है? यहां सैलरी बनेगी 35,400 से लेके 1,12,000 तक। इसका मतलब ये जो पोस्ट होती है ये आपकी होती है 4200 पे ग्रेड में, जिसकी जो सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी 65,000 से 72,000 के बीच में। इसमें जो पोस्ट आती है भाई वो आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, वो सभी मिनिस्ट्रीज में पोस्ट आती है। और इसकी जो पोस्टिंग होती है, सबसे अच्छी बात इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? इसकी पोस्टिंग होती है दिल्ली में होती है। इसके ग्रुप बी 18 से 30 साल। ऐसे ही अगला को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया सीबीआईसी, ये भी ग्रुप बी में 18 से 30 साल हो गई। अगला यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, ये बहुत अभी न्यूज में था, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये ग्रुप बी, इसका इंस्पेक्टर बनता है, ये 18 से 30 साल, इसकी भी यहां पर आपकी एज होगी। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर सीएजी कैग के अंडर में आती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। यहां पर लिखा हुआ तो ये डिविजनल अकाउंटेंट है, आपको लग रहा होगा क्लर्क पोस्ट है, नहीं, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल इसकी एज है। ये भी बहुत हॉट पोस्ट में एक आती है एसएससी सीजीएल में। यहां पर सब इंस्पेक्टर ये हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये ग्रुप बी 18 से 30 साल, इसका इंस्पेक्टर एनआईए में। तीसरा यहां पर सब इंस्पेक्टर बनता है नारकोटिक्स में, जो ड्रग्स विभाग होता है उसमें, ग्रुप बी 18 से 30 साल। थोड़ा आगे चलते हैं, एक पोस्ट है यहां पर जूनियर जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ग्रुप बी की पोस्ट 18 से, बट इसमें देखो एज, यहां जेएसओ अगर आपको बढ़ना है तो यहां पर एज देखना 18 से 32 साल है। तो इसमें आपको फायदा मिलता है, जो बच्चा 30 साल का हो चुका है वो इस फॉर्म को भर सकता है यहां पर इस साल। मैं आगे थोड़ा सा और चलता हूं, यहां पर तीसरा यहां पर पे लेवल बनता है पे लेवल 5,
जिसकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 29,200 से 92,300। इसमें यहाँ पर ये 4-5 पोस्ट होती है, सब अकाउंटेंट ऑडिटर की पोस्ट होती है, जो सीएजी सीजीडीए डिपार्टमेंट में बनती है, सब ग्रुप सी की पोस्ट होती है, और इनकी जो एज होती है वो होती है 18 से 27 साल के बीच में होती है भाई। ठीक है, जो लेवल 4 आ गया उसमें यहां पर 25,500 से 81,100, इसका मतलब ये यहां पर आपको एलडीसी और यूडीसी की पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगी, जो ग्रेड पे उसका होता है 1800। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी पोस्ट आती है? पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये देखो यहां पर ये एक पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये जो पोस्ट थी भाई पहले ये सीएचएसएल में पोस्ट मानी जाती है 10+2 में, मतलब कोई भी बच्चा जो 12वीं पास करता है वो एग्जाम दे सकता था सीएचएसएल का, बट इस पोस्ट को अब इन्होंने सीजीएल में डाल दिया है ग्रुप सी में, और इसकी जो एज है वो कितनी कर दी? 18 से 27 साल। ठीक है, यहां पर फिर अगला कौन सा है? सीनियर सेक्रेटरीट हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, किसमें? सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स में हो गया। यहां पर टैक्स एंड सीबीआईसी मतलब ये एक्साइज में विभाग में हो गया। सब इंस्पेक्टर किसमें हो गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में। ठीक है, ये यहां पर आपकी किसमें आ जाएगी? पोस्ट आई। ये टोटल यहां पर बात करें 34 ये पोस्ट ऐसी है जो एसएससी इनका एग्जाम लेता है, इनके एसएससी के थ्रू ही इसमें आपका पूरा एडमिशन होगा। आगे यहां पर हम बात करें एज लिमिट की, जो एज लिमिट इस बार एसएससी ने दी है, हर बार एसएससी क्या करता है 1 जनवरी से यहां पर एज लिमिट देता है। अब बच्चों का यहां पर ये क्वेरी है कि सर एज लिमिट कैसे आएगी? क्या हम जो थर्ड ईयर में है वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भाई, जो तुम थर्ड ईयर में हो, जो तुम फाइनल ईयर में हो, तुम फॉर्म भर सकते हो। देखो ग्रेजुएशन वाला तो फॉर्म भर सकता है, जिसका ग्रेजुएशन होगा वो तो फॉर्म भर सकता है, बट जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है वो भी इसको फॉर्म भर सकता है। बट ध्यान ये रखना कि 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट और आपकी मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको डीवी में दिक्कत आएगी। तो ये जो एज लिमिट है यहां पर वो कितनी है? 1 अगस्त 2024। ठीक है, अभी देखो हमने यहां पर लास्ट में देखा, लास्ट स्लाइड में देखना, यहां पर देखो 18 से 27 साल ग्रुप सी के लिए। ठीक है, यहां पर 18 से 27 साल था। इससे पहले देखो यहां पर 18 से 32 साल जेएसओ के लिए था, 18 से 30 साल यहां पर था। अब इसका मतलब क्या? 18 से 30 साल, इसका मतलब यह है कि अगर जिस पोस्ट में 18 से 27 साल की दे रखी है उसमें जो बच्चा है वो 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं जन्मा होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए, तो वो 18 से 27 वाली जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए एलिजिबल है। एक यहां पर पोस्ट है 20 से 30 साल की, जो ये 20 से 30 साल है इसमें यहां पर इनकम टैक्स में भर सकते हो, आप सेंट्रल एक्साइज में डाल सकते हो, एएसओ इन एमईए में डाल सकते हो। जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है जो 4600 पे ग्रेड की आती है वो सब 18 से 30 साल में आती है। इसमें क्या है 2 अगस्त 1994 से पहले बच्चा जन्मा नहीं होना चाहिए और लास्ट में 1 अगस्त 2004 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसे ही 18 से 30 साल में कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें क्या है 2 अगस्त 1994 से पहले बच्चा नहीं जन्मा होना चाहिए और लास्ट कब है 1/8/2006 मतलब 1 अगस्त 2006 के बाद बच्चा नहीं जन्मा होना चाहिए। यहां पर देखो लास्ट 18 से 32 साल, इसमें एक ही पोस्ट है आपकी, वो है जेएसओ की। इसके अलावा यहां पर इसमें कोई भी पोस्ट नहीं आती 18 से 32 साल में, मतलब 30 साल तक अगर बच्चा हो गया तो उसके बाद सिर्फ एक पोस्ट ऐसी मिलेगी आपको जिसमें आप जेएसओ में फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी जो यहां पर है वो 2 अगस्त 1992 से पहले नहीं जन्मा होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए। ये आपको, मैं आशा करता हूं ये एज लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहां पर जो एज रिलैक्सेशन, ये आपको सबको पता है, ये सब जानते हो कि SC ST है तो कितना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो 20 से 30 साल की यहां पर वो है तो यहां पर 5 साल और ऐड कर लेना आप लोग। ऐसे ही यहां पर ओबीसी है तो 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी में है तो 10 साल का मिल जाएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में है तो 13 साल का मिल जाएगा आपको इसमें। यहां से पीडब्ल्यूबीडी SC ST में है तो वो 15 साल का मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का आपको, जॉब खत्म होने के बाद 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है, ये सबको पता होता है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं इसमें। जैसे यहां पर देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर क्या क्या होगी। तो इसमें ये देखो यहां पर देखो एक पोस्ट है जेएसओ की। कौन सी पोस्ट है? जेएसओ की। जो हमने बात की थी ये किसमें आई थी? 18 से 32 साल वाली एज ग्रुप में आई थी। इसमें क्या होता है आपका बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से हो सकती है, बट ध्यान ये रखना कि कोई भी 12th एग्जाम हो
उसमें आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास कॉमर्स है तो उसके साथ मैथ्स होना चाहिए, साइंस है तो उसके साथ मैथ्स होना चाहिए, अगर बायोलॉजी है तो भी मैथ्स होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, जब ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर मैथ्स नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिग्री लेवल का, कोई भी आप कॉलेज कहीं से भी कॉलेज करते हो तो वहां पर स्टैटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए पूरे कॉलेज में 3 साल के लिए। ये आपके लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा यहां पर पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, जिसको हम बोलते हैं SIG। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, मतलब जो डिग्री है वो आपकी स्टैटिक्स में होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कॉलेज में स्टैटिक्स होना चाहिए, जब ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो तीसरी यहां पर आती है ऑल अदर पोस्ट। इन 2 पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट है, जो 32 डिपार्टमेंट हैं आपके, इनके अलावा जितने भी 32 डिपार्टमेंट और अलॉट कर रखे हैं SSC ने, सिर्फ उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसमें इतना है कि आप कोई सी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री ले सकते हैं, सिर्फ इसमें, और कुछ भी नहीं इसमें। मतलब इसका मतलब ये हो गया, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन वाला है वो ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। वो एप्लीकेशन फीस देखो, यहां पर जनरल, OBC और जो EWS है, यहां पर हम बात करें जनरल की, OBC और EWS, उनकी जो फी रहेगी वो बॉस यहां पर रहेगी 100 रुपए। ठीक है, वो कितनी रहेगी यहां पर, 100 रुपए। और जितनी ऑल फीमेल कैटेगरीज है, हम बात करें जितनी भी फीमेल कैटेगरीज है, उनकी फीस कितनी रहेगी यहाँ पर, 0 रुपीज रहेगी, मतलब नील, कोई भी फीस आपको पेड नहीं करनी। SC ST और PH, SC ST और PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप और ये रिजर्वेशन, इसमें भी आपकी फीस क्या रहेगी, 0 रुपीज रहेगी। इसका मतलब ये हो गया, सिर्फ जो 100 रुपए जमा करना है वो जनरल, OBC और EWS के लड़कों को जमा करना है, उसके अलावा किसी को जमा नहीं करना है। आप आगे हम बात करें, अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं, वो है वैकेंसी डिटेल। मैं यहां पर 5 साल की वैकेंसी डिटेल की बात कर रहा हूं। SSC CGL, ये इस बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि इस बार इतनी सारी वैकेंसीज आई है। नहीं तो SSC में जो वैकेंसी देखने को मिलती है वही 8,000, 8,500, 9,000, इससे ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलती। तो अब आप ये बोलोगे सर, तो यहां पर देखो 2022 में 36,000 वैकेंसी है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। बिल्कुल भाई, इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। मैं ये फिर बोल रहा हूं, इसका रीजन ये है कि जो ये 36,012 जो वैकेंसी आई थी, इसमें जो 20,000 जो वैकेंसी थी, जो 20,000 वैकेंसी थी वो किसकी थी, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी थी। इसका मतलब जो एक पेपर होता है SSC CHSL का, उसमें से ये पोस्ट उठाई गई थी। इसका मतलब ये LDC की पोस्ट थी, इंस्पेक्टर पोस्ट इसमें कम थी। बट इस बार क्या है, यहां पर 17,727 वैकेंसी, मैक्सिमम पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट है, और ये भी टेंटेटिव है, जिसका हम ये मान सकते हैं कि ये आपके पास 20,000 तक वैकेंसी जाने का चांस है। यहां पर खुद आप देखो 2020 में 7108 वैकेंसी थी, फिर यहां पर 2021 में 7686 वैकेंसी, 2022 में 36,012 वैकेंसी, जिसमें भी यहां पर हम ये बोल सकते हैं 20,000 तो पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी थी LDC की 1800 ग्रेड पे में। तो आप सोच सकते हो जो 16,000 वैकेंसी थी उसमें टोटल 33 डिपार्टमेंट और आ चुके थे। ठीक है, हम 2023 की बात करें तो यहां कितनी थी, 8,415 वैकेंसी थी। और 2024 में टोटल कितनी वैकेंसी अभी तक टेंटेटिव दिखाई गई है, 17,727 वैकेंसी। तो ये 20,000 तक जाने का चांस है, मतलब वैकेंसी तो 100% आपके सामने ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगली स्लाइड के लिए तरफ चलते हैं, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम कैसे होगा, कैसे कंडक्ट होता है। तो यहां पर देखो, ये 2 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, Tier 1 और Tier 2 में, एक तो प्री और इसका एक मेंस होगा। प्री जो होगा वो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर। जो भाई जो प्री होता है वो क्या होता है आपका, क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका मतलब ये हो गया, सब कुछ खेला जो भी है वो Tier 2 पे ही जाके गिरेगा। ठीक है, यहां पर Tier 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम मार्क्स यहां पर कितना है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि एक जो सवाल है वो कितने का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, और आपके पास टाइम कितना रहेगा, वो रहेगा 60 मिनट। ठीक है, हम थोड़ा आगे चले।
टीयर 2 की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 130 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स यहां पर कितना रहेगा, 390 मार्क्स। इसका मतलब यहां पर जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, और ऐसे ही 390 मार्क्स में से आपको पेपर, और यहां से ही आपकी कट ऑफ सिलेक्शन होगी। हम आगे बात करेंगे टाइम अलोटेड इसमें कितना होगा, इसमें 120 मिनट होगा, ठीक है। और इसी टीयर 2 में यहां पर एक पेपर होता है, कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल होते हैं यहां पर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें यहां पर ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और उसमें टाइम लिमिट आपके पास है 15 मिनट, मतलब 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 मिनट में करने हैं। और ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा, इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, हम सबकी बात करेंगे, भी पूरा खोल के पूरी बात करेंगे, टीयर 1 में कैसे होगा, टीयर 2 में कैसे होगा, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। यहां पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये क्या होता है, ये होता है टाइपिंग, ये होगी आपकी 15 मिनट की, और ये भी क्या होती है, क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं इसी के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आगे चलते हैं। इसमें यहां पर देखो, अभी हमने बात की कि 2 तरह का एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। तो यहां पर पहला कौन सा हो गया, एग्जाम पैटर्न T1, T1 मतलब प्री। इसमें क्या क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, अभी हमने बात की थी कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यहां पर ये पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीके और जीएस, ठीक है, साइंस या जनरल नॉलेज। तीसरा रहेगा आपके पास मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चौथा रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सभी के क्वेश्चंस कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, 25-25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर एक पेपर जो होगा 50 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, जब जाके तो 50 मार्क्स होंगे कंप्लीट। तो टोटल यहां पर 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हो गए, और टाइम अलोटेड कितना है, 60 मिनट का। पर ध्यान ये रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.55 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आप एक सवाल गलत करते हो तो आपको 2.5 मार्क्स जाते हैं, और एक सवाल सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सही सवाल के आपको कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स यहां पर देखने को मिलेंगे, बट जो गलत सवाल होगा उसमें आपके -2.5 मार्क्स चल जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप गौर करना। यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50, ठीक है। मैं आशा करता हूं यहां पर टीयर 1 का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, जिससे पूरा खेल आपका बिगड़ेगा या सुधरेगा, वो है एग्जाम पैटर्न टीयर 2 मेंस का एग्जाम। यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा, यहां पर 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में यहां पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, देखो सेशन होगा, सेशन के बाद सेक्शन 1 और 2, और सेक्शन 1 में भी क्या होगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में सेक्शन 1 में, सेशन 1 में सेक्शन 1, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या होगा, मैथ्स का पेपर होगा एक आपका, और एक पेपर होगा आपका रीजनिंग का। दोनों में 30-30 क्वेश्चंस होंगे, और दोनों ही कितने कितने के होंगे, 90-90 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब यहां पे प्रत्येक क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का ये लेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये लेगा। इसका मतलब टोटल वेटेज यहां पर 90 मार्क्स का ये हो गया, 90 मार्क्स का ये हो गया। टोटल यहां पर ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको, 1 घंटे। मतलब आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, और 1 घंटे का आपके पास टाइम है। इसका मतलब ये हो गया कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होगा, राइट। फिर आगे इसी में ही सेशन 1 में सेक्शन 2, इसमें भी मॉड्यूल 1 और 2 होते हैं। मॉड्यूल 1 में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 135 मार्क्स का होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, राइट। मॉड्यूल 2 में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मतलब जीके का पार्ट होगा, जिसमें करंट अफेयर भी आएगा। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और यहाँ 75 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल हम बात करें कि सेक्शन 1 कितने का होगा, 180 मार्क्स का सेक्शन 1 होगा, 90 और 90, और सेक्शन 2 होगा वो होगा 210 मार्क्स का। जो टोटल मिलकर यहां पर टोटल मिलकर कितने का हो गया, 390 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। जो कट ऑफ बनेगी आपका, जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो 390 मार्क्स में से होगा। बात समझ में आई। बट अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 घंटे हुए हैं, जिसमें 1 घंटा आपको सेक्शन 2 में लग गया, 1 घंटा आपका सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में क्या हो गया, मैथ्स और रीजनिंग आ गई। सेक्शन 2 में क्या आ गया आपका, इंग्लिश और जीके आ गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये एग्जाम खत्म हुआ, यहां पर अभी टाइम नहीं मिलेगा, अगले ही सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा, सेशन 2 का सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा।
ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें 15 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मिनट, और टाइम कितना होगा 15 मिनट, और टोटल मार्क्स कितने होंगे यहाँ पर 60 मार्क्स यहाँ पर। बट ये क्वालिफाइंग होगा, ये आपके जुड़ेगा नहीं, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाइंग करना है। बट ध्यान रखना, अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके यहाँ पर 390 में से 390 मार्क्स भी आ गए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, इसको पढ़ के जरूर जाना है आपको। इसके बाद क्या होगा, ये आपका पूरा जो हो गया कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ जीके और कंप्यूटर, ये आपका पेपर जो चलेगा वो चलेगा 2.25 घंटे, लगातार 2.25 घंटे आपको इसमें बैठना है। तो आप अभी से ही हैबिट डालिए कि 2.25 घंटे बैठने की। ठीक है, जैसे ही 2.25 घंटे हो गए फिर आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। इस टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा आपके पास, हम थोड़ा सा स्लाइड को आगे लेता हूँ और इसके बारे में बात करता हूँ। डाटा स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, इसमें क्या है आपका, आपको 2000 वर्ड्स टाइप करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, और टाइम कितना होगा 15 मिनट। इसका मतलब मोटा मोटी मैं ये बोल सकता हूं कि 26 से 27 पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए इसमें, वर्ड पर मिनट। तो ये इजीली हो जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पर डे 10-15 मिनट प्रैक्टिस करो तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आपको 26-27 की यहाँ पर वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड चाहिए होगी, मतलब 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड्स टाइप करने हैं। ये इजीली हो जाता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, ये भी पूरा क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, यहां थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका पूरा पैटर्न था, कैसे कैसे यहां पर एग्जाम होगा आपका टीयर 1 और टीयर 2। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ एनालिसिस के बारे में कि कट ऑफ क्या क्या है। अब ये आपको पता है कि जितने ज्यादा पद होंगे उतनी ही कट ऑफ कम होगी, और जितने कम पद होंगे उतनी ही कट ऑफ ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो 2022 में जो पद थे वो कितने थे, 36,012 पद। ठीक है, तो यहां पर जो यूआर की कट ऑफ थी वो कितनी थी भाई, यहां पर 114.27। ठीक है, कितने में से 200 मार्क्स में, मैं ये बात कर रहा हूं टीयर 1 की। ठीक है, ओबीसी में यहां जो कट ऑफ थी वो भी सेम थी जो यूआर की थी 114.27। ईडब्ल्यूएस की यहां पर वो कितनी घटकर कितनी हो गई थी 102.35। यहाँ एससी की बात करें तो वो कितनी हो गई थी 89.08, 89.08। और जो एसटी की यहां पर थी वो थी 77.57 कट ऑफ। ठीक है, हम बात करें 2023 में जो पद कितने रह गए थे, 1/3 पद रह गए थे 8415। बट यहां कट ऑफ देखो वही कितनी चली गई 150 यूआर की, 145। ये तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है, जितने पद कम होंगे उतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी। इसका मतलब 150 कट ऑफ किसकी, यूआर की। यहां पर बात करें ओबीसी 145, ईडब्ल्यूएस की कितनी 143.44। यहां पर हम बात करें एससी की कितनी 126.68, और यहां पर एसटी की कितनी 118.16। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 2024 में जितने पद हैं, यहाँ पर 2024 में कितने पद की बात हुई है अभी तक, 17,727 पदों की बात हुई, टेंटेटिव पद से ये। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ का हम जो मार्जिन ले चलते हैं वो 130 से 140 के बीच में। बट ये श्योर है जिस बच्चे के अभी मॉक में 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं हम उनको सेफ मान सकते हैं। तो कोशिश करें, अभी जो पेपर का टेंटेटिव डेट है वो सितंबर है, इसका मतलब अभी 75 डेज और है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके इसको 130 से 140-42 पे ले जाओ, तो मतलब सेफ स्कोर हो गया, मतलब आपका क्वालिफाइंग हो गया। और दूसरी बात एक चीज और, टीयर 1 का ही सिलेबस टीयर 2 में है, तो जितना अच्छा टीयर 1 में पढ़ोगे उतना ही फायदा आपको टीयर 2 में होगा, क्योंकि पूरा खेला तो टीयर 2 का ही है भाई यहाँ पर। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पर चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में जितनी बात थी पूरा मैंने बता दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर कट ऑफ कैसे रहता है, एज रिलैक्सेशन कैसी है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो है प्रयास बैच ऑनलाइन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो बैच होगा। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बो बैच होगा, जिसकी जो फीस हमने यहाँ पर रखी है, जो फीस यहाँ पर हमने इसकी रखी है वो कितनी है यहाँ पर 199 रुपीज। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, और 20 प्लस मॉक टेस्ट। 20 प्लस मॉक टेस्ट इसका मतलब ये हो गया कि हम एग्जाम कैसे देना है, तो कोर्स होने के बाद मेरे ही द्वारा ऑनलाइन लाइव क्लास में आपको 20 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। वो लाइव आपको वहां पर अपलोड नहीं होंगे, यहां पर ही करवाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स होने के बाद, कि आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, यहां पर इस बैच के बारे में हम कल या परसों में आपको पूरा डिटेल में बता पाऊंगा। ठीक है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं हमारी
डॉक्टर मुकेश पंचोली ऐप से यहाँ से। प्रयास बैच नाम होगा, इसकी फीस ओनली 199 रुपीज़ है। इसमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, मैथ्स मनीष सिमावत द्वारा, और जो रीजनिंग पढ़ाया जाएगा वो महेश चौधरी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अभी के लिए मैं इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।